नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र टी.जी.टी. 2013 का पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो आप लोग भी इसका उत्तर बताते चलिए। इसमें से आपका कौन सही होगा? तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेल को बताइए, अनमेल को बताइए, यानी इसमें से कौन सा मिलान नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेहरू और बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। यह नहीं है। इसके अलावा मंत्री परिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, यह सही है। प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, यह भी सही है। और इसके अलावा विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया है। संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगला प्रश्न है, संप्रभुता एक विशिष्टता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य की। यानी संप्रभुता राज्य की एक विशिष्टता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा गया है। संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसमें आपको सही बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, यही सही है। इसके अलावा और सभी ए गलत, बी गलत और डी गलत। सी आपका सही उसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 55 सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। यानी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्य के 10वें भाग यानी 1/10 का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में गणपूर्ति क्रमशः 25 और 55 सदस्यों की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनमें सर्वमान्य सिद्धांत ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत हैं। यह सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य परंपराओं की देन है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मूल तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक स्वतंत्रता। यानी उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा है तथा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपने मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसमें व्यक्ति को संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष बाद। यानी निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध 1 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 24वें-25वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार किया, किंतु 25वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू के द्वारा। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अरस्तू ने शासन के अंगों का विधायी, कार्यकारी तथा न्यायविद 3 अंगों में वर्गीकृत किया। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने। यानी प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकास जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ। उसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में वैधानिक संप्रभुता अथवा एकात्मवादी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संप्रभुता को अदेय, अविभाजित, पूर्ण तथा अमर्यादित माना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद यानी लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, प्रान्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि गांधी जी अहिंसक तरीके से पूंजी का विभाजन चाहते थे। उनका कहना था कि जिसके पास अधिक पूंजी एकत्रित हो गई है वह गरीबों को उसका एक भाग दे दें। न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी कहते थे कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे, परंतु ये स्वयं को उसका संरक्षक माने, उसका स्वामी नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यास परिषद। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रसंघ की मेडंट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया है और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। मैंडेट की भांति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों समझौतों का परिणाम थी। 1994 के बाद न्यायिकता परिषद लगभग समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। इन्हें लोकमान्य एवं बेताज बादशाह की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। यह लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। यानी सिरोल ने इनको कहा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्ग। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, जो कि 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ओवेन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका ओ नाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान की उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने का दृढ़ निश्चय करता है। लोकतंत्रात्मक राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य ने नहीं लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज ने लोकमान्य तिलक। हिंद स्वराज जो किताब थी वह बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखी। बाल गंगाधर तिलक ने दी ओरियन, दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज और गीता रहस्य लिखी, जबकि हिंद स्वराज यह गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेश नीति से। यानी कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बाद बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन 2003। यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 को समाहित किया गया है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। यानी राजनीति के संबंध में हाब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम था। अगला प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्गम प्रथमतः कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32वां प्रश्न कहाँ गया, 30वां। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह कौन सा राज्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में यानी नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों के अभाव की कल्पना की जाती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे करने से न रोका जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में बेंथम, जे.एस. मिल, आजिया बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टाकविले, स्पेंसर आदि विचारकों का नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संघीय। संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा न्याय, व्यक्ति की गर्मियाँ और बंधुत्व का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा व लोकसभा। यानी राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संकल्प राज्यसभा में पेश करने के पहले उसकी सूचना उसे 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा को भेज दिया जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यदि माध्यम यह संबंधित नहीं है, जबकि इतिहास की भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल यह मार्क्सवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी प्रांत के राज्यपाल को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार भी प्राप्त होता है। यानी भारतीय संविधान में किसी प्रांत को राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय को माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। यानी भारतीय संविधान का दार्शनिक आधारभूमि संविधान की प्रस्तावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। यानी परमादेश का तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करें और जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार प्राप्त न हो। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक समुदाय सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी मैन ने। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का पृथक्करण। यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत
कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिकाओं से। यानी संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दी गई है। इस अनुसूची को 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। यानी 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता सिद्धांत का अत्यंत महत्व था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर अपने हित साधन के उद्देश्य से किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। यह लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी उच्चतर न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यह सब लोक शिकायतों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघात्मक व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित इसमें शामिल नहीं है सप्तांग सिद्धांत में। इसके अलावा स्वामी, पुर, कोष, दंड, मित्र, राजा, अमात्य, जनपद, यह सब शामिल है। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेलीनेक का यह कथन है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलीनेक का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, यह सब संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। यानी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशों द्वारा मान्यता, यह नहीं है। इसके अलावा संगठन,
सामान्य सिद्धांतों में सहमति और संवैधानिक साधनों में विश्वास, यह सब राजनीतिक दल का आवश्यक अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार की स्वतंत्रता, यह इसमें शामिल नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसके अलावा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यह शामिल है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यह भी शामिल है। और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यह भी राज्य के नीति निर्देशक में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने 1936 में कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। यानी लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना रूसो के द्वारा राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता की सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में देखने को मिलती है, जो कि किसी समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा यानी रियल विल का योग है। रूसो के अनुसार कोई प्रशासक अपनी इच्छा को अज्ञात के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण इच्छा द्वारा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाब्स। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी प्रबल इच्छा अर्थात प्राण की रक्षा के लिए घातक हो। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये देश के शासन की मूलभूत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं उसको मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एक्टन ने। यानी लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती। अगला प्रश्न है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा
लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अनुच्छेद 75 तथा 164 में नए खंड 1 का तथा 1 का स्थापित किए गए हैं, जिनमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या संसद अथवा विधानमंडल की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से टीजीटी नागरिक शास्त्र 2013 का पेपर यह समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन इसमें सही था। थैंक यू।